अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड कप में बुरी शिकस्त के बाद जिसे बोलते हैं ना आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के रुकन अलीम डार साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, अलीम डार साहब पेड सिलेक्टर नहीं थे, यानी उनको सैलरी वो नहीं लेते थे। वो फ्री में काम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए सिलेक्टर। और मुझे लगता है कि उसके बाद शायद क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी बहुत आसानी ही होगी। वो इसलिए कि अलीम डार साहब ही थे जो कुछ मामलों के ऊपर थोड़ा सा तकरार करते थे और ऑब्जेक्शन भी करते थे। जो मुझे पता लगा कि शादाब खान के ऊपर भी उनको ऑब्जेक्शन था कि शादाब खान टीम में नहीं होने चाहिए। बाबर आजम के ऊपर भी उनको ऑब्जेक्शन था कि नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक दो चीज़ें और पता चली कि सिलेक्शन कमेटी की कोच माइक हैसन के साथ तकरार भी हुआ कि आप ये क्या 5-5, 6-6 ऑलराउंडर जो हैं वो आप खिला देते हैं। तो या तो सेट पैटर्न हो के मतलब रेगुलर बॉलर, रेगुलर स्पिन, फास्ट बॉलर, रेगुलर स्पिनर्स और पूरे 7 जो बैट्समैन उसके साथ चलें, उसमें से एक आधा ऑलराउंडर खेले, नो प्रॉब्लम। मगर आप पूरे के पूरे 6-6 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं तो हमारा जो मिडल ऑर्डर है बड़ा थिन है। वही बात जो हम और आप सोचते थे वो भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं सुबह से काफ़ी चीज़ों पे खोज लगा रहा था, मैंने काफ़ी लोगों को फ़ोन किए। उस चीज़ में ना मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। आप हैरान होंगे, यकीन मानिए। वो ये कि बाबर आज़म को टीम में ना ही तो सिलेक्शन कमेटी लेना चाह रही थी, ना कोच लेना चाह रहा था। है ना हैरानकुन बात? बाबर आज़म को टी20 टीम में ना ही तो कोच लेना चाह रहे थे, ना ही वो लेना चाह रही थी सिलेक्शन कमेटी। अगरचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जगह पे बैठ के सलमान अली आगा डिफेंड करते रहे बाबर आज़म को, हो सकता है वो लेना चाह रहे हों, मगर कोच एज़ सच टी20 के अंदर बाबर आज़म को नहीं चाह रहे थे, ना ही सिलेक्शन कमेटी चाह रही थी कि बाबर आज़म टीम में आ जाए फौरी तौर पर। ये बिल्कुल ऑल ऑफ सडन बाबर आज़म की एंट्री हुई है। जहाँ तक शादाब की बात है, शादाब में सिलेक्शन कमेटी के बाकी रुकन ज़रूर चाह रहे थे, 1-2 रुकन कह रहे थे कि नहीं। वैसे सिलेक्शन कमेटी की बहुत लंबी चौड़ी है नहीं है पाकिस्तान की। उसमें वैसे कोच भी बैठते हैं, आकिब जुवैद जिसे बोलते हैं डिसीजन मेकर हैं, असद शफीक हैं, अलीम डार साहब थे, इससे पहले अज़हर अली थे। तो अज़हर अली तो पहले ही मुस्ताफ़ी हो गए हैं, अब अलीम डार साहब भी हो गए हैं। सो शादाब खान के ऊपर डिवीज़न ज़रूर थी, कुछ चाह रहे थे कि हाँ, शादाब खान को होना चाहिए, कुछ चाह रहे थे कि नहीं होना चाहिए। मगर शादाब खान टीम के अंदर आए थे और 1-2 नाम ऐसे थे जो पाकिस्तान टीम के अंदर आए, मगर सिलेक्शन कमेटी चाहती थी कि इनको थोड़ा डोमेस्टिक खेल लेना चाहिए, उसके बाद वो टीम में आना चाहिए। मगर माइक हैसन ये चाह रहे थे कि डोमेस्टिक में खुदा ना खास्ता कोई इंजरी ना हो जाए और हम वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है, तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप इनको डोमेस्टिक के बगैर ही टीम में ले लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रैक्टिस वगैरह हुई है और वैसे भी डोमेस्टिक का कौन सा कोई वनडे व्हाइट बॉल फॉर्मेट का चल रहा है जो आपने डोमेस्टिक में इनको चेक करना है। सो ये हुआ। सो पॉइंट ये है कि माइक हैसन की सिलेक्शन कमेटी के साथ कुछ चीज़ों के ऊपर तकरार, अब तकरार कह लें या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें, जो कि अमूमन होता है, वो हुआ। मगर एक बात जो हम और आप हमेशा कहते रहे हैं कि यार ये के क्या 6-6 ऑलराउंडर खिला देते हैं, टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। उस चीज़ को लेके सिलेक्शन कमेटी और माइक हैसन के बीच में ठीक-ठाक किस्म की बहस-मुबाहिसा हुआ। और माइक हैसन बज़िद थे कि नहीं, हमें इतने ऑलराउंडर के साथ ही जाना है। नंबर 1। नंबर 2, अब सिलेक्शन कमेटी एक और मामले के ऊपर आ रही है। वैसे अब नई सिलेक्शन, अच्छा एक और बात जो कम लोग जानते हैं, सिकंदर बख्श साहब जो टीवी पे बैठ के पाकिस्तानी क्रिकेटर को काफ़ी भाषण देते हैं टीम को, और अभी भी पाकिस्तान की हार के ऊपर काफ़ी मरसिया पढ़ते हैं वो। मैं आपको एक बात बता दूँ कि वो भी सिलेक्शन कमेटी और टीम के बनाने में उनकी राय भी ली गई है। मैं नहीं कह रहा कि बाबर आज़म के ऊपर उनका क्या था, ख्वाजा नाफे के ऊपर क्या था, शादाब खान के ऊपर का क्या था, मगर जब टीम बनी और जो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ मामलात होते हैं, उसके ऊपर उनकी राय ली जाती है। और ऑफ़िशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, सिकंदर बख्श को क्या ओहदा दिया है, ऐसी कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं मेरे सामने गुज़री हुई। मगर एक बार गुज़री थी कि सिलेक्शन कमेटी में आ रहे हैं, एक बार गुज़री थी किसी और ओहदे पे आ रहे हैं, मगर बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अभी तक नहीं हुई हुई है। तो लेकिन सिकंदर बख्श उसमें प्लेटफ़ॉर्म में ज़रूर हैं और जिसे बोलते हैं अनऑफ़िशियल कह सकते हैं आप, कि उनकी राय ली जाती है, बैठक में वो बैठते हैं। मतलब पहले बैठे रहे, जो जब टीम बनी थी उसमें बैठे थे। सो ये मामला है। इवन के जो मुझे पता लगा उसमें जो हमारे मेंटोर पहले थे, अब नहीं हैं, जिसमें मिसबाहुल हक, इवन सकलैन मुश्ताक, ये लोग भी, सरफराज अहमद, ये लोग भी बैठक में बैठे रहे हैं जब पाकिस्तान का ये टी20 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनना है और इनके ऊपर जो मुशावरत हुई और जो डिस्कशन हुई, ये सब बैठे रहे हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जब जीत होती तो क्रेडिट सब लेते हैं, सब कहेंगे कि मैं कैसी शदाब, लोग कह रहे सन शदाब नो नहीं, मैं कैसी शदाब नो पालो, वो कह रहे सन नहीं यार बाबर आजम रन नहीं चल रहे, मैं कैसी पालू। लेकिन अब जिसने कहा वो कोई नहीं बोलेगा इसमें कि भाईजान मैं कैसी पालू। अब सब ढूंढेंगे कि यार उन्हें कैसी या उन्हें कैसी। अब जब जीत जाते हैं तो क्रेडिट का बैच सभी लगाते हैं, हार के ऊपर सब हाथ उठा देते हैं, पीछे हट जाते हैं। मगर ये बात
तय है और ये बात सच है कि 2-3 नाम के ऊपर ठीक-ठाक किस्म का बहस-मुबाहिसा हुआ और बाबर आज़म वो नाम है जिसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी और कोच दोनों में वो था कि मतलब दोनों नहीं चाह रहे थे कि वो आएँ। आई डोंट नो अबाउट सलमान आगा, हो सकता है उनको चाह रही हों, बट मैं आपको सिलेक्शन कमेटी का कह रहा हूँ। हाँ, आकिब जावेद ज़रूर चाह रहे थे कि शादाब खान आएँ। अब वो उनकी अपनी मर्ज़ी थी या उनको फ्लोट हुआ कि ये शादाब खान को लेना ही लेना है, वो अलग बात है। मगर आकिब जावेद शादाब खान को लेने के हक में ज़रूर थे। बाकी सिलेक्शन कमेटी में थोड़ा-सा एतराज़ ज़रूर था। कोच लेना चाहते थे, इसलिए शादाब खान टीम के अंदर आए। मगर बाबर आज़म को कोच भी इतना पसंद नहीं करते थे कि वो टीम में आए, उनकी इतनी मजबूरी नहीं थी। और बाकी कुछ खिलाड़ी के यूसेज के ऊपर सिलेक्शन कमेटी और कोच की काफ़ी तकरार हुआ, खासकर बाबर आज़म को चौथे नंबर पे क्यों खिलाया जा रहा है, इसके ऊपर। नंबर 2 ख्वाजा नाफे को जो एक आधे चांस मिले, उनको नीचे चांस क्यों दिया गया? इस चीज़ के ऊपर सिलेक्शन कमेटी को इतराज़ था और उन्होंने बातचीत भी की माइक हैसन के साथ कि ये लड़का नया है, खासकर ख्वाजा नाफे, आप इसको नीचे कैसे खिला सकते हैं? और एक लड़का है जो है ही ओपनर, आप उसको नीचे कैसे लाएँगे? आप उसको ऊपर खिलाएँगे। लेकिन मैं बताऊँ सिलेक्शन कमेटी की गलती थी। जब एक टीम के अंदर ऑलरेडी इतने ओपनर्स हैं और आपको एक अच्छा लड़का मिल रहा है, आपको लगता है कि ख्वाजा नाफे बहुत अच्छा जाके बॉल की सिलाई तोड़ देगा, तो आप फिर या तो ओपनर कम कर देते। ऑलरेडी आपके पास है ना अब आप साइम है, आपके पास साबजा फरहान है, फ़खर है, बाबर है, सारे ही ओपनर ने, केड़ा ओपनर नहीं गा। सारे एक एक कप्तान साहब थे, वो वन डाउन खेलते थे, बाकी सब ओपनर ही हैं। कोई एक बताए ना, जो प्रॉपर बैट्समैन हो और ओपनर, इवन के उस्मान खान भी आपके ओपनर है, पीएसएल में ओपन करते हैं वो। लेकिन वो ऐसा है, वो उनको बेचारे को जहाँ मर्ज़ी फेंक दो, वो गरीब की जोरों वाली मिसाल है। उन्होंने कहा भाई चौथे नंबर पे खेलो, चौथे तक खेल लेंगे, पंजवें पे खेलो, पंजवें पे खेल लेते हैं। तो ये है। सो दोस्तों, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रोज़ाना टूट-फूट की खबरें आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि ये मेरा पिछले 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड कप में जब डिबैकल होता है, तो उसके बाद ये इस्तीफ़े भी आते हैं और सब मामलात भी आते हैं, मगर अच्छी चीज़ ये होती है कि ऐसी बातें भी सामने आती हैं जो पहले छुपी रहती हैं। क्योंकि हार है ना, हार के अंदर फिर कोई ओन नहीं करता चीज़ों को। फिर मामला दूसरों जिन-जिन के ऊपर होते हैं, वो सामने आते हैं। सो अब आहिस्ता-आहिस्ता कली खुल रही है कि बाबर आज़म को कौन चाह रहा था कि टीम के अंदर आए, शादाब खान को कौन चाह रहा था टीम के अंदर आए, ख्वाजा नाफे कैसे टीम के अंदर आए। ख्वाजा नाफे की शमूलियत के ऊपर भी कुछ सिलेक्टर्स को इतराज़ था कि यार इस बच्चे ने अभी कुछ ज़्यादा खेला नहीं है, ऑल ऑफ नोवेयर कैसे वो टीम के अंदर आए। मगर कोच तो चाह रहे, कप्तान भी चाह रहे थे कि ख्वाजा नाफे होने चाहिए। मुझे ख्वाजा नाफे या किसी नए लड़के पे ना, मैं आपको बताऊँ, मुझे इतराज़ नहीं होता, बट मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि यार नया लड़का है, आप उसको कुछ 3-4 सीज़न तो खिलाएँ। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, समीर मिन्हास, ही इज़ अ वंडरफुल बैट्समैन, ही कैन बी सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टुमारो। मगर आपने इतनी जल्दी उसको ए टीम में डाल दिया। मैंने उस दिन भी इतराज़ उठाया था जब टीम में डाला था। सब लोग कह रहे थे क्या बात है, बड़ा मिल गया। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है, नवा बच्चा अभी अच्छा होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि फ़ौरन टीम में डाल दे। बल्कि मैं ना एक प्रोग्राम देख रहा था दुनिया टीवी के ऊपर, कामरान शाहिद, पाकिस्तान के एक बड़े नामवर एंकर हैं, मगर वो एंकर हैं, वो क्रिकेट एनालिस्ट नहीं है। वो उन्होंने पूरी बाकायदा 10 मिनट इस चीज़ पे लगा दिए कि समीर मिन्हास कैसे वर्ल्ड कप टीम के अंदर नहीं है। मैं हैरान था कि यार ये बंदा कैसे इतने पूरे अथॉरिटी के साथ बात कर रहा है कि समीर मिन्हास को वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी होना चाहिए। मैं बड़ा हैरान था। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है और इस चीज़ का इम्पैक्ट क्रिकेट बोर्ड पे जाता है। जितना मर्ज़ी क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि नहीं, हमें जो आउटसाइड नॉइज़ है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आउटसाइड नॉइज़ की वजह से ही बाबर आज़म टीम में आए थे। क्योंकि एशिया कप जब हम हारे तो फ़ौरन बात हुई। हामिद मीर साहब, पाकिस्तान के बहुत बड़े मंझे हुए जर्नलिस्ट, उन्होंने बोल दिया कि बाबर आज़म कैसे टीम से बाहर हो सकता है, नसीम शाह कैसे बाहर हो सकता है, रिज़वान कैसे। मैं एतराज़ ये नहीं कर रहा कि ये ठीक कहा या गलत, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जब इतने बड़ी-बड़ी आवाज़ें आती हैं तो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव बनता है, वो कहते हैं ठीक है ले लो। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि बाबर आज़म फिर कैसे टीम में आए, जब सिलेक्शन कमेटी नहीं चाह रही, जब कोच नहीं चाह रहा, फिर कैसे टीम के अंदर आए? ये आउटसाइड नॉइज़ होती है, क्रिकेट बोर्ड के बड़े फिर कहते हैं ठीक है यार इन्हू पाओ टीम च, बड़ा रौला पिया है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बाबर आज़म, ये तो अलग बहस है ना, बाबर आज़म बनते, मैं पहले दिन से बिलीवर हूँ बाबर आज़म टी20 में बनते हैं, श्रीलंकन कंडीशन में 100% बनते हैं, मगर ऊपर 3 पोज़ीशन पे, चौथे, पाँचवें, छठे वाला कोई चक्कर नहीं बाबर आज़म वाला। ये तो मज़ाक है, आप बाबर आज़म के साथ कर लें या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर लें, बात एक ही है। अगर बाबर आज़म टीम में है तो 3 पोज़ीशन में से किसी और पे आना बनता ही नहीं उनका। आपने चौथे नंबर पे फेंक दिया, पता नहीं क्यों। रोल दिया है बाबर आज़म को, रोल क्या है जी माइक हैसन का? रोल ये है कि बाबर आज़म अगर ऊपर से अर्ली आउट होंगे तो बाबर आज़म आएँगे। अगर 12 ओवर तक कोई आउट नहीं होता, यानी एक आधा ही आउट होता है, तो बाबर आज़म नहीं आएँगे। फिर नीचे से स्लोगर आएँगे क्योंकि 8 ओवर रह गए हैं। अगर ये है आपके मेन प्लेयर और आपने आउट ऑफ नोवेयर उनको टीम में भी डाला, मिसाल के तौर पे आपने ये कहा था ना बिग बैश में परफ़ॉर्म करेंगे तो बाबर आज़म आएँगे, लेकिन बिग बैश से पहले ही टीम में आ गए थे वो। और फिर हमने सीरीज़ खेलने गए श्रीलंका, वहाँ पे भी बाबर आज़म टीम का हिस्सा नहीं थे क्योंकि सब तय था कि वर्ल्ड कप में ही खेलेंगे और वो बिग बैश अपना मुकम्मल खेल के फिर दोबारा वर्ल्ड कप स्क्वाड को वो जॉइन कर लेंगे। सो ये सब चीज़ें हुई थी। अब इसके अंदर बाबर आज़म भी जिन्हों कहते उन्हें तो भी गल हो रही है, सिलेक्शन कमेटी पे भी हो रही है, कोच पे भी हो रही है, कप्तान पे भी हो रही है। ऐसे में ये खबर भी आ गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि
50-50 लाख रुपए जुर्माना करना है। ऑफ कोर्स इसमें साबदा फरहान पे नहीं होगा, इसमें फ़खर ज़मान पे नहीं होना चाहिए, मतलब मेरी ज़ाती राय है कि नहीं होना चाहिए। और ये जुर्माना भी यही होगा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे माहवार तनख्वाह मिलती है, वो शायद 1 आधे माह की नहीं मिलेगी। बट मैं इसको कोई अच्छा फ़ैसला नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको अच्छा फ़ैसला नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की पग उतार के किसी और पे डाल देने वाला मैटर है सीधा-सीधा। अपने पे लेना नहीं, दूसरे पे डाल दो। हार गए तो क्रिकेटर्स ਨੂੰ उतार दो, जीत गए तो बैच खुद ला लो। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। आई एम सॉरी, इससे फिर क्रिकेटर्स पे दबाव बनता है। और जो खबर चली है कि इंडिया के मैच के फ़ौरन बाद कह दिया गया था, इसका मतलब वर्ल्ड कप तो आपके लिए पूरा पड़ा था। तो फिर आपने तो माहौल ही खराब कर दिया ना टीम का, अगर ऐसा है तो। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।